क्या आपको लालू प्रसाद यादव की उस चिट्ठी के बारे में कुछ भी मालूम है जिस चिट्ठी ने जेल की चार दीवारी के भीतर पनपी नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा की 34 सालों तक चलने वाली उस खूबसूरत प्रेम कहानी का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था? अगर मालूम है तो इसी क्षण ये वीडियो काट दीजिए और वापस चले जाइए। मगर अगर लालू की उस चिट्ठी के बारे में नहीं जानते हैं आप, तो हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, कृपया ये सत्र पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इस सत्र के भीतर आपको महज लालू प्रसाद यादव की उस चिट्ठी या फिर नीतीश और मंजू की प्रेम कहानी के बारे में ही नहीं जानने को मिलेगा, बल्कि मालूम चलेगा कि कैसे अपना धन, मन और तन तलक गिरवी रखकर बख्तियारपुर के मुन्ना को बिहार की बहार नीतीश कुमार बना दिया मंजू सिन्हा नाम की उसी एक लड़की ने। वो एक लड़की जिसका नीतीश कुमार के ही खिलाफ किस कदर इस्तेमाल कर लिया था देश की महियशी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो दास्तान भी मालूम चलेगी आपको इसी एक सत्र के भीतर। और फिर रात भर बदहवासी के हालात में बिहार की सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने वाला नीतीश का वो वाकया तो इतना अद्भुत और अकथनीय है कि इस सत्र के भीतर जब आप उस दास्तान को सुनेंगे तो अपनी आंखों से आंसुओं को छलकने से रोक नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। वैसे आंखों से छलकते आंसुओं को रोकने से याद आया, आंखों से छलकते आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उस दिन मंजू कुमारी सिन्हा के माता पिता की आंखों से, मारे खुशी के, जिस दिन नीतीश कुमार ने उनकी बिटिया के साथ अपना पक्का हो चुका ब्याह रद्द करने का ऐलान कर दिया था। अब जानता हूं जहन 360 डिग्री का चकत्ता खा के पलटा खाया होगा कि अपनी बिटिया का पक्का हो चुका ब्याह रद्द होने की खबर सुनने के बाद माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू कैसे बह सकते हैं। तो अब अपनी ही बिटिया के पक्के हो चुके ब्याह के रद्द होने की खबर सुनने के बाद माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू क्यों बह रहे थे, इस पहेली का जवाब जानने के लिए तो हमें ज्यादा नहीं थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल ये वाकया उस दौर का है जब नीतीश पटना में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहे थे और उनके माता पिता ने गांव में ही परंपरागत रूप से नीतीश का ब्याह पक्का कर दिया था मंजू कुमारी सिन्हा के साथ, बगैर नीतीश को पूर्व सूचना दिए। मगर पुरानी बात है, नीतीश भी माता पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहते थे, तो नीतीश ने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद अपने माता पिता के द्वारा पक्के किए हुए शादी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी थी। मगर जब नीतीश को यह मालूम चला कि उनके इस विवाह में 22,000 रुपयों के दहेज का लेन देन किया जा रहा है, तो नीतीश हत्थे से उखड़ गए। आप यकीन मानिए, नीतीश गुस्से से इस कदर आग बबूला हुए थे उस वक्त कि नीतीश ने लगे हाथ अपने माता पिता और कन्या पक्ष यानी मंजू कुमारी सिन्हा के माता पिता दोनों को यह चेतावनी दे डाली थी कि अगर उनके विवाह में 1 रुपये दहेज का भी लेन देन किया गया, यानी चाहे दहेज लिया गया या दहेज दिया गया, तो वो ये विवाह नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए, अगर अपने होने वाले दामाद के ऐसे उसूलों और आदर्शों के बारे में किसी कन्या के माता पिता को मालूम चल जाए तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहना तो लाजमी ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाजमी है आपके जहन में ये सवाल उठने कि हमने तो आपसे सत्र की शुरुआत में कहा था कि जेल की चार दीवारियों के भीतर पनपने वाली नीतीश और मंजू की प्रेम कहानी, यहां तो बात शुरू ही सीधा शादी से हो रही है, तो प्रेम कहानी कहां गई? तो एक बात बताइए, आपसे किसने कह दिया कि शादी हर वक्त किसी न किसी प्रेम कहानी का अंजाम होती है? कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जो किसी प्रेम कहानी के लिए उसका
आगाज बन जाया करती हैं। और नीतीश और मंजू की शादी भी एक ऐसी ही शादी थी जिस शादी में प्यार से पहले एक दूसरे के लिए बेइंतहा इज्जत ने दस्तक दी थी। खास तौर से पहले मंजू के दिल में नीतीश के लिए। अब जानता हूं जहन में तुरंत ही इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा कि जब नीतीश ने दहेज के लिए मना किया होगा तो जाहिराना तौर से मंजू के दिल में कहीं ना कहीं नीतीश ने अपनी जगह बना ली होगी। तो जनाब गलत हैं आप। क्योंकि मंजू के दिल में नीतीश ने पहली दफा दस्तक दी थी तब जब नीतीश ने शादी के बाद पहली दफा मंजू से जोरदार झगड़ा किया था। अब जानता हूं सोच रहे होंगे, लो जी ये क्या बात हुई, झगड़ा किया था तो झगड़े से दिल में दस्तक कैसे हो सकती है? हो सकती है जनाब, अगर झगड़ा इस बात पे किया जाए कि शादी के बाद मंजू अपनी पढ़ाई बिल्कुल पहले की ही तरह जारी रखेंगी जिस तरह मगध महिला कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई कर रही थी, उसी तरह शादी के बाद भी मगध महिला कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई करती रहेंगी, तो जाहिराना तौर से मंजू के दिल में नीतीश की दस्तक लाजमी थी या नहीं, आप खुद बताइए। खैर ये तो हुई बातें मंजू की। नीतीश के दिल में मंजू ने पहली दफा ठक से दस्तक दी थी तब जब नीतीश बिहार विद्युत बोर्ड की अपनी पक्की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे जयप्रकाश नारायण की छात्र योजना सभा की सियासी पगडंडी के सहारे अपनी सियासी मंजिल की ओर बढ़ने का इरादा बना रहे थे और जेपी के अपने घर परिवार यार रिश्तेदार सभी एक सुर से नीतीश के खिलाफ खड़े हो उन्हें नसीहतें दे रहे थे कि अपने सियासी सपनों को यहीं तिलांजलि दो और चुपचाप सरकारी नौकरी करते रहो जिससे नियमित आमदनी बनी रहे, वरना घर परिवार का खर्चा कैसे उठाओगे, एक बीवी है उसकी जरूरतें कैसे पूरी करोगे। मगर उस वक्त जिस कदर मंजू ने अपने भरोसे और साथ का हाथ नीतीश के कंधे पर रखा था, जिस कदर नीतीश को आश्वस्ति दी थी कि वो कभी जीवन में नीतीश से पैसों की मांग ही नहीं करेंगी, उसने कहीं ना कहीं नीतीश के दिल को छू लिया था। मगर यकीनन नीतीश और मंजू एक दूसरे के साथ रहते रहते अब तक एक दूसरे से बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे, मगर फिर भी इन दोनों के रिश्ते में अभी प्यार की आमद नहीं हुई थी। और वो लाजमी भी था, क्योंकि अक्सर हम किसी से बेइंतहा प्यार करने लगे हैं इसका एहसास हमें तब होता है जब वो शख्स हमसे दूर चला जाए। उससे मिलने की एक तड़प होती है ना, वो तड़प हमें एहसास कराती है कि हम उस शख्स को कितना चाहने लगे हैं। मगर नीतीश और मंजू की शादी ने इन दोनों के बीच उस दूरी, मिलने की उस तड़प की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। तो प्यार का एहसास हो तो हो कैसे? समस्या बड़ी है ना। शायद तभी इस समस्या को ही दूर करने के लिए देश की महियसी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नीतीश और मंजू को एक दूसरे से दूर कर दिया करीब 1.5-2 वर्षों के लिए। कुछ समझे? नहीं समझे? अरे बरस 1975 के आपातकाल में जेपी के सिपाही के तौर पर इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ लड़ने के इल्जाम में नीतीश कुमार को करीब 18 महीनों का कारावास भोगना पड़ा था ना। तो बस कारावास के उसी कालखंड की जुदाई ने नीतीश और मंजू को यह एहसास करा दिया था कि वाकई अब ये दोनों एक दूसरे के लिए महज ज़रूरी नहीं, एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं। वैसे ज़रूरत से स्मरण हो आया, ज़रूरत तो बहुत पड़ने वाली थी नीतीश को भरोसे और पैसे दोनों की, तब जब
आपातकाल के बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी की ओर से नीतीश बाबू को विधानसभा का टिकट तो मिल गया, मगर नीतीश बाबू उस टिकट पर जीत नहीं दर्ज कर सके। और इसके बाद जाहिराना तौर से जेपी की आंधी, इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ लहर और बिहार की सरजमी होने के बावजूद नीतीश बाबू को मिलने वाली हार के बाद लोग नीतीश के सियासी सफरनामे के आगे सवालिया निशान नहीं, फुल स्टॉप लगाते हुए ये कहते हुए चले जा रहे थे कि इसी बिना पे साहब ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था। अब ना घर के रहे ना घाट के, ना सरकारी नौकरी की आमदनी ही रही और सियासी सपने समाप्त हो गए, सो अलग। आप यकीन मानिए ये नीतीश कुमार की जिंदगी का वो सबसे मुश्किल वक्त था। नीतीश के सियासी सफरनामे का वो नाउम्मीदी भरा घटाटोप अंधेरा था, जिस अंधेरे के छटने की कोई आस नीतीश को नजर आ ही नहीं रही थी। मगर ऐसे गाढ़े वक्त में भी ये मंजू का हाथ था जो नीतीश के कंधे पर भरोसे का साथ बन हमेशा टिका रहा। बावजूद इसके कि नीतीश का साथ देने के लिए मंजू को 2 गुना नहीं 24 गुना मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि मंजू न सिर्फ नीतीश का घर संभाल रही थी, नीतीश की गृहस्थी संभाल रही थी, बल्कि अकेले अपने कंधों पे नीतीश के परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी भी ढो रही थी, वो भी बिना चेहरे पर शिकन की एक भी लकीर लाए। और नीतीश के लिए भी वो दौर कोई आसान नहीं था, जब आने जाने वाले लोग बीवी की कमाई पे पलने वाला निठल्ला बेरोजगार कह के नीतीश को ताने मारते, तो कई दफा नीतीश उद्विग्न होकर सियासत से संन्यास का मन बना लेते, सोच लेते कि अब उनसे नहीं होगा, कोई बात नहीं। मगर हर दफा मंजू का दिया हुआ हौसला उन्हें हिम्मत हारने नहीं देता था। बार बार मंजू की समझाइशों के चलते ही नीतीश पीछे जाकर वापस सियासी रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में, इस आश्रय से कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उनकी लगन और मेहनत के चलते तकदीर उनके लिए अपने दरवाजे खोलेगी। मगर कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी लगन के साथ काम कर लें, मगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होता नहीं है। इस बात का एहसास नीतीश को तब हुआ जब नीतीश की लाख गुना मेहनत और 1000 दफा कोशिशों के बाद जनता पार्टी के नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट तो दे दिया, मगर इस शर्त के साथ कि पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 रुपए की भी सहायता नहीं करेगी। अब जाहिराना तौर से मुफलिसी और कंगाली की जीवन शैली में जीते नीतीश के परिवार के लिए इस खर्चे का बोझ उठाना असंभव था। ये बात नीतीश को भली भांति पता थी। इसीलिए जब पार्टी नेताओं ने नीतीश के सामने ये शर्त रखी तो नीतीश उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाए, मगर घर आने के बाद नीतीश इस विषय में सोचने लगे थे कि अब कल सुबह जाकर पार्टी नेताओं को उनका ये टिकट वापस कर देंगे कि चुनाव प्रचार का खर्च उठाने की क्षमता उनके पास है नहीं, इसीलिए वो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसी के साथ नीतीश पक्का इरादा बना चुके थे उस शाम कि कल सुबह उनकी सियासी दुनिया की आखिरी सुबह होगी। मगर इससे पहले कि वो मनहूस सुबह नीतीश की जिंदगी में दस्तक देती, वो सुहानी शाम नीतीश की जिंदगी में दस्तक देती है जिस शाम मंजू नीतीश के हाथों में 20 या 21 हजार रुपयों की एक गड्डी लाकर रखती हैं। आपको आज ये 20 और 21 हजार रुपए की रकम बहुत थोड़ी जान पड़ रही होगी, मगर मंजू ने ये रकम बीते 5 बरस की अपनी नौकरी की कुल जमा पूंजी और अपने गहनों को गिरवी रख कर जुटाई थी। यकीन मानिए अपने हाथों में 20-21 हजार रुपयों की नोटों की गड्डी पलटते हुए नीतीश की आंखों से आंसू बह रहे थे
और अपनी आंखों से छलकते आंसुओं की हर एक बूंद के साथ नीतीश ये संकल्प ले रहे थे कि उन्हें इस चुनाव में जीत दर्ज करनी है, अब अपने लिए नहीं, मंजू के लिए। और यकीन मानिए जान फूंक दी थी नीतीश ने इस चुनाव में, दिन रात खून पसीना शाम सवेरा एक कर दिया था। मगर ये तमाम कोशिशें, ये तमाम जद्दोजहद बेमानी लगने लगी नीतीश को तब जब चुनाव के नतीजों में नीतीश को जीत तो मिली, मगर उस जीत की खबर मंजू को सुनाने के लिए जब नीतीश आधी रात के वक्त अपने गांव पहुंचे और मंजू नजर आई ही नहीं। आप यकीन मानिए उस वक्त नीतीश के समर्थक ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ नीतीश के जश्न में डूबे हुए, नीतीश जिंदाबाद के नारे लगाते हुए झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नीतीश को कंधे पर बिठाकर फूल मालाओं से लाद रहे थे। मगर नीतीश की निगाहें तो मानो बस और बस मंजू की तलाश कर रही थी, क्योंकि नीतीश जानते थे इस जीत के असल मायने सिर्फ और सिर्फ मंजू समझ सकती हैं। मगर मंजू है कहां? जब ये जानने के लिए नीतीश अपने ही समर्थकों की नजरों से नजरें चुराते हुए जल्दी से अपने घर के भीतर पहुंचकर अपने माता पिता से सवाल पूछते हैं, तो जो जवाब नीतीश को मिलता है उसे सुन नीतीश के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, सर के ऊपर आसमान गिर पड़ता है। चूंकि नीतीश को बताया जाता है कि चूंकि इधर कई हफ्तों से वो चुनाव प्रचार कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए उन्हें खबर नहीं दी जा सकी कि नौकरी में मंजू का तबादला कर दिया गया है और अब मंजू नीतीश के घर से बहुत दूर सेवदई में रह के अपनी नौकरी कर रही हैं। जाहिर सी बात है, ये खबर सुन एक क्षण को तो नीतीश को ऐसा लगा कि मानो सब कुछ खत्म हो गया, अब वो अपनी इस जीत की खबर खुद मंजू तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं। मगर दूसरे ही क्षण नीतीश के जहन में कुछ कौंधा और नीतीश झट से अपने घर के सामने खड़े अपने समर्थकों के हुजूम से नजरें चुराते हुए अपने घर के पीछे बने अपने दोस्त के घर जा पहुंचे, उससे उसकी मोटरसाइकिल उधार ली और रात भर बाइक चलाकर भोर होने से पहले पहले सेवदई जा पहुंचे। क्षमा चाहता हूं, कहानी बीच में रोकनी पड़ रही है, पर यकीन मानिए बहुत ज़रूरी था ऐसा करना, क्योंकि एक और समय की सीमाएं हैं जो हमें बाध्य कर रही हैं ये सत्र यहीं समाप्त करने के लिए, और दूसरी ओर हमारा आपसे किया वो वादा है जो हमने सत्र की शुरुआत में किया था कि हम आपको इस सत्र में लालू प्रसाद यादव की उस चिट्ठी के बारे में बताएंगे जिस चिट्ठी ने नीतीश और मंजू की 34 सालों तक चलने वाली इस खूबसूरत प्रेम कहानी का एक दर्दनाक अंत कर दिया था। और हम आपसे किया हुआ ये वादा भी निभाना चाहते हैं और समय की सीमाओं का ध्यान भी रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने लालू प्रसाद यादव की चिट्ठी और नीतीश और मंजू की उस प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत वाले प्रसंग पर एक खास सत्र बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहाँ टाइटल के नीचे व्यू मोर पे क्लिक करें, नीचे लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करें। वहाँ आपको लालू प्रसाद यादव की चिट्ठी और नीतीश और मंजू की इस प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत वाली पूरी मुकम्मल दास्तान मिल जाएगी। मगर यहाँ अब हम ये कहानी मुकम्मल नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय की सीमाएं हैं, इसीलिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। हाँ, ये विनम्र प्रार्थना ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक ज़रूर करें, लालू प्रसाद यादव की उस चिट्ठी के बारे में ज़रूर जानें।